आप देख रहे हैं अभिनव संवाद और मैं हूं आपके साथ कमलेश कुमार प्रजापति। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजमेर की महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के सबसे लोकप्रिय छात्र नेता श्री जाबर जी। नमस्ते जाबर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो आपका कीमती समय मुझे दिया है और इस लायक समझा आपने कि आप मेरा इंटरव्यू ले या मेरे से बातचीत करें, इसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं आपका। ठीक है सर, सबसे पहले मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आप युवाओं में इतने ज़्यादा लोकप्रिय कैसे हो गए? देखो, लोकप्रिय और किसी भी अगर इंसान की अगर काबिलियत बढ़ती है या लोग उसे चाहते हैं, उनके दिलों में बसने लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके लिए कुछ कर रहे हो। मैंने अपना ऑलमोस्ट टाइम, जितना भी टाइम है, अगर सुबह से लेकर शाम हो गई, रात हो गई, मेरा 24 घंटे फ़ोन ऑन रहना रहता है, जिसमें कोई भी बच्चा अगर किसी परिस्थिति से गुजर रहा है, तकलीफ महसूस कर रहा है, वो मुझे फ़ोन करता है, मैं उसी सम्मान के साथ उनका उत्तर देता हूँ। जो भी बच्चों की समस्या, मैं खुद भी एक एज स्टूडेंट हूँ, आज कोई ऐसा नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने भी BSc कर ली, BA कर ली, अब MSc कर रहा हूँ। मैं भी स्टूडेंट को, मुझे ये पता है कि बच्चों की समस्या क्या है, मैं उन समस्याओं को गहराई में जाता हूँ, उन समस्याओं को आज यूनिवर्सिटी के टीचरों तक पहुँचाता हूँ, परीक्षा नियंत्रक साहब से बात करता हूँ, कुलपति से बात करता हूँ, बच्चों की मदद करने की कोशिश करता हूँ। 24 घंटे मेरा फ़ोन चालू रहता, हर एक बच्चे की सुनता हूँ। सुनने की वजह से उनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई एक भाई है जो हमारी बात सुन रहा है और आगे तक पहुँचाने का काम कर रहा है। मैं उस तरीके का रिस्पॉन्स देता हूँ उन बच्चों को, इसलिए आज मैं उन बच्चों के साथ, कहीं वो लोग मान रहे हैं कि एक बड़े भाई के तौर पर जाबिर भाई अपने साथ खड़े हैं। तो जाबिर जी, आपने सर्वप्रथम आपके मन में ऐसे कौन से विचार है जिसके हिसाब से आप छात्र सेवा की तरफ आकर्षित हुए? छात्र सेवा ऐसा है कि 2011 के अंदर मैं IIT सिलेक्टेड था, मैं पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट था। IIT सिलेक्टेड हो गया, कुछ फैमिली परिस्थिति ऐसी हुई जिसकी वजह से मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाया। फिर गांव का बंदा था, ज़्यादा शिक्षा नहीं कर पाया था, बाहर पढ़ा नहीं हुआ था, तो सरूम के गांव के अंदर ये कॉलेज खुल गई थी, महाविद्यालय। पहली बार हमारी डेगाना विधानसभा में कोई महाविद्यालय खुली थी। बच्चों का एक गांव के अंदर एक रूल था, ऐसे बनाया दिया था कि जो यहाँ पे चुनाव जीतता है, बड़े अक्षरों में उसका नाम लिखा जाता है। तो मेरे दोस्तों ने मेरे को प्रभावित किया कि भाई चुनाव लड़ना है। मेरे को चुनाव की मीनिंग ही नहीं आती थी, पॉलिटिक्स होती क्या वो भी नहीं पता था। बच्चों ने, दोस्तों ने अच्छा कर करके पोस्ट छपा दिए, इलेक्शन खड़ा लड़वा दिया। लड़ना पता ही नहीं होता था लड़ना किसे कहते हैं। 300 वोट थे हमारे कॉलेज के अंदर, तो चुनाव लड़ने गया तो साथ साथ देखता रहा कि मेरे अपने ही मेरे को छोड़ के जा रहे थे, तो मैं चुनाव हार गया था बुरी तरीके से। तो चौथे नंबर पर मेरा नंबर आया था, निराश हुआ नहीं था, पता नहीं था ये पॉलिटिक्स होती क्या, छोड़ दिया। धीरे धीरे कॉलेज में जाना शुरू किया तो बच्चे मेरे से कुछ सवाल पूछते थे कि सर हमारी मार्कशीट दिला दो, ये मेरा काम कर दो, भैया ये कर दो। तो बच्चों की जो मनोकांक्षा थी मेरे से, मैंने सोचा ये कैसे पूरी करूँ। तो शुरू से मैंने टीचर से बात करना स्टार्ट किया, टीचर ने अच्छा रिस्पॉन्स देना सीखा। जब मैंने टीचर की सेवा करना की, मैंने उसका रिस्पॉन्स अच्छे से समझा, जो एक प्लेटफॉर्म बना था टीचर के प्रति मेरा, उससे मेरा काम थोड़ा जल्दी होने लगे। बच्चों ने अब धीरे धीरे फिर काम के अलावा अपनी समस्या बताने लगे, भैया ये प्रैक्टिकल की डेट लेट हो रही है, हम यहाँ एग्ज़ाम देना चाहिए थे, हम यहाँ हो रहा है, ये कोर्स अलग है। तो मुझे इस काबिल समझ रहे थे कि मेरे को प्रॉब्लम होता है। मेरे को ये नहीं पता था उस वक्त कि एक विद्यालय से एक यूनिवर्सिटी टच होती है। मैं यही सोचता था एक महाविद्यालय एक यूनिवर्सिटी है। बाद में पता चला इस रोज के महाविद्यालय डेगाना से का संबंध महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से। तो मैं अजमेर आ गया, अजमेर यहाँ के लोगों से मिलना स्टार्ट किया, इस महाविद्यालय में देखना स्टार्ट किया। धीरे धीरे थोड़ी और लोगों से मेरी मनोकांक्षा ज़्यादा होने लगी, वो बच्चे मेरे से हेल्प मांगने लगे और मैं धीरे धीरे इस यूनिवर्सिटी के अंदर फंसता गया, लोगों की हेल्प करता रहा। तो इस तरीके से मैंने सोचा कि हाँ, जो मेरे मुद्दे थे, मैं जो प्रॉब्लम में था, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, वही मुद्दे आज बच्चों के हैं। तो अगर मेरे साथ अगर ऐसा हुआ है कि मैं प्रॉब्लम न था, मेरी कोई मदद नहीं कर पाया, तो आज वो बच्चे ऐसा क्यों सोचे कि उनकी कोई मदद नहीं करने वाला। जितना टाइम है मैं उन बच्चों के लिए दे रहा हूँ, जितनी समय से होगी, आज कल आने वाले कल भी मैं कोई सी भी पोस्ट पर हूँ, बिजनेस में चला जाऊँ या छात्र राजनीति में आगे चला जाऊँ, युवा राजनीति में आ जाऊँ या लंबी पोस्ट पर चला जाऊँ, लेकिन छात्र राजनीति के जो मुद्दे हैं वो हमेशा कायम रहेंगे। तो सर, जैसे कि आप बोल रहे हो कि छात्र सेवा का आप में एक भाव था, इसी वजह से आप छात्र राजनीति की तरफ आकर्षित हुए। बिल्कुल। तो छात्र राजनीति में आपने NSUI को ही क्यों चुना? इसकी जगह पे ABP को क्यों नहीं चुना, या फिर कोई दूसरे दल में भी या निर्दलीय के रूप में भी कार्य कर सकते हैं? बिल्कुल, आपकी बात सही है। NSUI ऐसा है कि NSUI को मैंने सर्वप्रथमता इसलिए दी है कि NSUI हर एक मुद्दे पर लड़ती है, उसके लिए कोई समाज इम्पोर्टेंट नहीं है। NSUI ये समझती है कि छात्रों की कोई जाति नहीं होती, ना उनमें कोई भेदभाव होता है। NSUI ने हमेशा गरीब छात्रों की आवाज़ को बुलंद किया है। तो सर,
जैसे एबीपी वाले एनएसयूआई वालों पे सबसे पहले ये आरोप लगाते हैं कि एनएसयूआई वाले हमेशा एक नेता उनका की जय काम बोलते है, हैं उनका और काम है आरोप लगाना, वो आरोप करेंगे। तो और हमारा काम था एनएसयूआई वालों का कि मुद्दे उठाएं। उन्होंने बच्चों के हित के मुद्दे उठाए, आरोप लगाने के अलावा बच्चों की जो प्रॉब्लम थी उन्हीं को सुना है। इसलिए मेरे को एनएसयूआई से प्रभावित हुआ मैं, तो आज एनएसयूआई जोन का रखा है। आप बोल रहे हो कि एनएसयूआई छात्रों के मुद्दे उठाती है और वास्तविक मुद्दों पे काम करती है। जी, जी। तो एक अभी वर्तमान में एक बहुत ही लोकप्रिय छात्र नेता है श्री रविंद्र सिंह भाटी। जी, जी, बिल्कुल। रविंद्र सिंह भाटी ने अभी जो बच्चे कॉलेजों में जा रहे हैं पढ़ने के लिए उनसे मोटी फीस कॉलेज द्वारा वसूली जा रही है, तो उसके संबंध में उन्होंने फीस माफ के लिए एक पूरे राजस्थान में एक अभियान किया था। तो उसमें आपके एनएसयूआई ने उनको समर्थन क्यों नहीं दिया? बिल्कुल, जहाँ एनएसयूआई को जरूरत पड़ी थी रविंद्र सिंह भाटी के लिए, वहाँ एनएसयूआई ने समर्थन भी दिया है। लेकिन जो मुद्दा होना चाहिए था वो मुद्दा नहीं था। आप अगर कॉलेज की फीस, संपूर्ण फीस माफ की बात करते हो तो हम चाहते हैं। आप सारी स्कूल की फीस जब ले रहे हो और आप एग्ज़ाम फॉर्म की बात कर रहे हो तो गलत था। लेकिन उनका तो कहना ये था कि जो भी छात्र कॉलेज जा रहे हैं तो उनकी फीस में छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि कोरोना के कारण वो कॉलेज तो गए नहीं, तो कॉलेज वालों को फीस किस बात की बात थी कि एग्ज़ाम फीस ना लें। तो एग्ज़ाम फीस तो जब बच्चों के सारे एग्ज़ाम होंगे तो फीस तो लेंगे ना, प्रमोट होना है तो फार्म नहीं भरेंगे तो सरकार को पता कैसे चलेगा ये बंदा आज विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा है। फार्म इसीलिए भराए जा रहे थे कि बच्चों का अनुकूलन रहे, संख्या रहे, कितनी संख्या में बच्चे थे, कितनी संख्या में बच्चों ने एडमिशन लिया था, एग्ज़ाम फॉर्म भरे, उनके बेस पे एग्ज़ाम फॉर्म भराए जाते हैं। और अगर मुद्दा था तो आपको ये जो 70 था उस 70 से पहले उठाना था, 70 ख़त्म होने के बाद उठाना वो गलत था। लेकिन कई हद पर मैं सहमत हूँ उनके, तो अभी भी सहमत हूँ, मैं अच्छा मानता हूँ, अच्छे स्टूडेंट लीडर हैं, अच्छा प्रयास किया था, सरकार को उनकी बात भी सुनी थी, रिस्पॉन्स भी देना था। लेकिन सरकार ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और गहलोत सरकार से नियोजित भी नहीं है, अपना जननायक साहब है, वो छात्रों के हित में फैसला लेते हैं और कहीं ना कहीं थोड़े समय में, आगामी समय में आपको छात्र हितों में फैसला मिल जाएगा। जैसे कि आप बोल रहे हो कि माननीय गहलोत साहब जननायक है, छात्रों के हितों के बारे में सोचते हैं, तो जैसे आपने अभी ये रीट परीक्षा देखी, आपने रीट परीक्षा में बहुत से लोगों ने नकल गिरोह पकड़ में आए, उनमें से बहुत से लोग नकल कर रहे थे और करवा रहे थे, उनमें से बहुत से अधिकारियों का नाम भी आया, तो उनमें आप क्या कहना चाहेंगे? तो आपने उसके बाद गहलोत सरकार का, जननायक महोदय का आपने नोटिस नहीं देखा था, उन्होंने इस गिरोह पे एक चीज़ भी बताई थी कि जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, जो सरकारी हैं, उनको पद से रियायत कर दिया गया था, लंबी चौड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये जैसे ही रीट की परीक्षा हुई उसके बाद उन्होंने घोषणा कर दी थी। ठीक है सर, जैसे आप बता रहे हो कि गहलोत साहब ने घोषणा की थी, लेकिन घोषणा की थी उन्होंने कि अब जो भी नकल में पकड़ा जाएगा उनके लिए 7 वर्ष की सज़ा और बहुत से अन्य प्रावधान रखे गए थे। लेकिन जैसे अभी ये पटवार की परीक्षा आज के दिन और कल भी चल रही थी, तो इसके पहले सरकार चाहती तो अध्यादेश ला सकती थी, लेकिन सरकार केवल घोषणा करके पीछे हट गई, अध्यादेश क्यों नहीं लाई? अध्यादेश आप कैसे नहीं देख रहे हो? आज 2 दिन कीर्ति कड़ी शिक्षा में आप खुद भी, जितने भी स्टूडेंट हैं आज पटवारी का एग्ज़ाम देखा है, उनको पता चला कि कितनी कड़ी, और अभी का टाइम है, इस टाइम के अंदर परीक्षा करवा रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। अगर आपको लगा है नकल गिरोह हुआ था, नकलें हुई थी, पेपर आउट हुआ है, जहाँ जहाँ पेपर आउट हुआ है वहाँ पर वापस रीट का पेपर भी करवाया जा रहा है। और पटवारी की बात रही, वहाँ 2-3 दिन से सरकार पूरी तरह से प्रभावित है। अब आप देखो पटवारी के एग्ज़ाम के अंदर आपको कहीं भी नकल गिरोह का संभावना नहीं मिल पाएगी, और विद्यार्थी की जो मनोकांक्षा है उसके हिसाब से वो करते रहते हैं। तो सर सरकार पर्याप्त रूप से प्रयास कर रही है। ठीक है, तो सर आपने जैसे बताया कि आप एनएसयूआई में रहे, एनएसयूआई में कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया है, तो वर्तमान में आप एनएसयूआई में किस पद पर है या पहले किस पद पर रह चुके हैं? देखो, मेरे को पद का कोई भी मनोकांक्षा नहीं है कि पद पर रहने के बाद कोई काम करता है। मैं तो कहता हूँ अगर दिल अच्छा हो, बिना पद के भी आप काम कर सकते हो। मैं एक एनएसयूआई का छोटा मोटा कार्य करता हूँ, मेरे को पद की कोई मनोकांक्षा नहीं है, ना मेरे को लेना पद। लोग मेरे को जानते हैं, मैं उनके नाम पे काम करता हूँ, मेरे नाम पे काम हो जाते हैं। मैं कार्यकर्ता बन के ही मेरा अपना ज़िंदगी निकाल दूँगा, आगे फ्यूचर में जो भी होगा देखा जाएगा। अभी वर्तमान की तो कल्पना करता नहीं। ये है कि अपना जैसा भी मुद्दा, बच्चों के मुद्दे उठा लें, चुनाव लड़के अपन को क्या करना है। इसके अलावा भविष्य में राजस्थान की राजनीति में भी प्रवेश करना चाहेंगे? देखो, मैं ये चाहता हूँ कि विद्यार्थियों के हित में जो काम हो रहे हैं वो अच्छे हैं, और विद्यार्थी मुझे आगे ले जाना चाहते हैं तो आगे भी ले जा सकते हैं, युवा आगे ले जाना चाहते हैं युवा आगे ले जा सकते हैं। मैंने अपना सारा भारा जितना भी है वो सब युवाओं पे छोड़ रखा है। वो किस दिशा में मुझे लेकर जाना चाहते हैं, मैं उस दिशा में चलने के लिए तैयार हूँ। वो चाहते हैं यहीं तक रहें तो मैं यहीं तक सीमित हूँ, वो चाहे आगे चलें तो मैं आगे भी चलने के लिए तैयार हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि उन लोगों के साथ चलूँ जो कमज़ोर है, उनकी आवाज़ बुलंद करने का प्रयास करता रहता हूँ, और वो चाहते हैं मेरी आवाज़ और ज़्यादा बुलंद हो, तो उनके साथ आगे की राजनीति करने के लिए तैयार हूँ।
जैसे सर अभी देखते हैं हम आज का जो परिदृश्य है, इसके अंदर ऐसा माना जाता है कि कट्टरता बहुत अधिक फैल रही है, लोगों में आपसी वैमनस्य फैल रहा है, कहीं दो संप्रदायों के बीच में दंगे भी देखने को मिलते हैं। तो इस आजकल के जो इस संदर्भ में आप लोगों के जो व्यवहार है और लोग जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि भारत में सच में कट्टरता बढ़ रही है? क्योंकि राजनीतिक मुद्दे हैं, राजनीति के कारण से दो समुदाय के अंदर झगड़ा होता है, इससे लोग मानसिक तनाव भी महसूस करते हैं। जब भी कोई समुदाय के अंदर दंगे होते हैं तो सरकारी संपत्ति को भी नुकसान होता है, साथ साथ में जो दोनों समुदाय के लोग हैं उनमें मानसिक तनाव भी महसूस होता है। ये सारी राजनीति की किट्टी चीटियाँ हैं, वो आपस में मुद्दे उठा लेते हैं। इसमें किसी समुदाय का और दूसरे समुदाय का आपस में कोई बैर नहीं होता। राजनीतिक मुद्दों के कारण इन लोगों को इन पे आना पड़ जाता है, इनका अस्तित्व कुछ नहीं होता है। अस्तित्व में जाओ तो दोनों समुदाय एक ही हैं, भाईचारा रहता है भारत में, और मैं तो चाहता हूँ बनाए रहे। सरकार अपने पॉलिटिक्स कैरियर को, अपने राजनीतिक दल को मजबूत करने के लिए ये दंगे फसाद करवा देती है। ये जो कि नहीं होना चाहिए कि सर राजनीतिक दल को इतना महत्वपूर्ण नहीं देना चाहिए कि दो समुदाय में उनकी लड़ाई करवा दें। जैसे सर अभी एक भारत की राजनीति में एक उभरते हुए नेता है ओवैसी साहब, तो ओवैसी साहब जो कि AIMIM के पार्टी से संबंध रखते हैं और सांसद भी है, तो उनको आप किस प्रकार के नेता के रूप में देखते हैं? मैं उनसे सहमत नहीं हूँ कि जिस प्रकार के वो राजनीति कर रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि वो बीजेपी के संबंध में हैं, उनके समर्थक हैं। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है? बीजेपी की दूसरी टीम है जो पर्दे के पीछे काम कर रही है। उनको पता है कांग्रेस के पास वोट बैंक मुस्लिम समुदाय का है और वो खुद मुस्लिम समुदाय के हैं, तो वो विरोध करके जो मुस्लिम समाज के वोट है कांग्रेस के प्रति, उनको डिवाइड करना चाहते हैं। लोग समझ जाएं इस जगह पे तो समझ में आ जाए। बाकी ओवैसी से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ 1% भी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने जीवन में निरंतर प्रगति करी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।